हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत करते हैं हम आप सभी का एपीएस पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। और अब आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम होगा टैक्सोनॉमी, जिसको हम हिंदी में वर्गीकी कहते हैं। और वर्गीकी हमारा जो है एग्रीकल्चर बॉटनी यानी कृषि वनस्पति विज्ञान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर इस टॉपिक की बात करें तो यह टॉपिक इसलिए महत्वपूर्ण और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इस टॉपिक से परीक्षा में यानी कि आपके यूपी बोर्ड के एग्जाम में लगभग 8 अंक के प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो जब बात आती है 8 अंक के प्रश्नों की तो यह चैप्टर और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि 8 अंक हम आसानी से इस चैप्टर से ला सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे हम कि इस जो चैप्टर है, जो टॉपिक को पढ़ेंगे, इस टॉपिक की विषय वस्तु क्या होती है, इसमें हम किन किन बातों पर अध्ययन करेंगे। तो पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि जो टैक्सोनॉमी होती है, टैक्सोनॉमी जिसको हम वर्गीकी कहते हैं, यानी कि प्लांट के वर्गीकरण को पढ़ते हैं। प्लांट के हम वर्गीकरण को पढ़ते हैं। अब प्लांट के वर्गीकरण की हम बात करें तो जैसे कोई प्लांट है तो प्लांट का क्या सिस्टमेटिक पोजीशन होता है, उसके बाद प्लांट का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, प्लांट का वितरण क्या होता है। दैट मीन्स कि वितरण का मतलब आप यह समझ लो कि कोई प्लांट है, प्लांट की कितनी स्पीसीज हैं, कितनी जातियां हैं जो अपने वर्ल्ड में पाई जाती हैं यानी संसार में पाई जाती हैं, और कितनी जातियां जो अपने इंडिया में पाई जाती हैं। उसके बाद हम बात करेंगे इसके हैबिट की, यानी कि इसके स्वभाव की बात करेंगे कि यह प्लांट कैसा होता है। दैट मीन्स कि इसकी लाइफ साइकिल कैसी होती है। जैसे कि आप देखे होंगे कि प्लांट जो होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ साइकिल, जीवन चक्र के आधार पर जो पौधे होते हैं वह मेनली हमारे एनुअल, बाइनियल और पेरिनियल होते हैं। इसमें स्वभाव की बात करेंगे कि हमारा जो प्लांट है कैसा है, एनुअल है कि बाइनियल है कि पेरिनियल है। ठीक है। उसके बाद हम टैक्सोनॉमी में प्लांट के स्टेम की बात करते हैं, प्लांट के लीव्स की बात करते हैं, प्लांट के रूट की बात करते हैं कि प्लांट का रूट कैसा होता है। साथ ही साथ यह भी चर्चा करते हैं कि जो प्लांट के जो फ्लावर होते हैं, फ्लावर के कैरेक्टर्स कैसे होते हैं, फूल में कैलिक्स कैसा होता है, कैरोला कैसा होता है। ठीक है। उसके बाद एंड्रोसियम और गाइनोसियम, दैट मीन्स कि उसके मेल पार्ट्स कैसे होते हैं और फीमेल पार्ट्स कैसे होते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे, बेहद महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि हमारे वर्गीकी में, टैक्सोनॉमी में फ्लोरल फार्मूला यानी पुष्प सूत्र हम कैसे लिखते हैं, पुष्प सूत्र के बारे में, और आप पुष्प चित्र, फ्लोरल डायग्राम को भी बनाना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अगर आप समझें कि जब हम इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो आप एक अच्छा सा नोट्स बना लें। आपको जितने टॉपिक हम यहाँ पे मेंशन करेंगे सिर्फ उतने ही चीज़ों का आप एक नोट्स बना लें और वही चीज़ें आप एग्जाम में लिखें। बहुत इधर उधर से पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देख लें और समझ लें तो आई होप कि सब कुछ समझ में आ जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें कि टैक्सोनॉमी में हमें क्या कठिन लगता है, हालांकि 8 नंबर के 8 अंकों की बात है तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण भी होता है कि इसके हम कठिन को, हार्डनेस को समझें कि इसमें कठिनाई कहाँ पे आती है। देखिए, तो एक बात, अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो आपको कठिनाई नहीं आने वाली है। तो शुरू करते हैं, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और आप इसमें समझ लें, पहली बात कि बच्चों को, इंटरमीडिएट में बच्चे हैं, 11th में हैं, लोग पढ़ा के निकल लेते हैं, उनको समझा नहीं पाते कि बच्चे क्या पढ़ना है, कौन से टॉपिक महत्वपूर्ण होते हैं, कौन से टॉपिक महत्वपूर्ण नहीं है। बात करेंगे यहाँ पे कि जो हमारा टैक्सोनॉमी है इससे 8 अंक के प्रश्न तो आने ही आने हैं, आप श्योर हो जाइए। इसमें हमें पढ़ना क्या होता है, देखिए कोई एक फैमिली दी होगी, सपोज दैट कि कोई एक क्वेश्चन दिया होगा आपके एग्जाम में, और वह क्वेश्चन होगा कि भाई क्रूसीफेरी कुल के पुष्पीय लक्षणों का आप पुष्प सूत्र और पुष्प चित्र के साथ उल्लेख कीजिए। साथ ही उसमें ऐड कर सकता है कि संबंधित फैमिली से या संबंधित कुल से 5 आर्थिक महत्व वाले पौधों के वानस्पतिक नाम को भी लिखिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन यही रहेगा, फैमिली चेंज कर देगा।
आप इस बात को भी नोट कर लीजिए, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए आउट है। क्वेश्चन यही है कि क्रूसीफेरी कुल के मुख्य लक्षणों का वर्णन कीजिए। क्रूसीफेरी कुल के मुख्य लक्षणों का वर्णन कीजिए। पुष्प सूत्र और पुष्प आरेख भी बनाइए। साथ ही क्रूसीफेरी कुल के आर्थिक महत्व के 5 पौधों के वानस्पतिक नाम लिखिए। प्रश्न भाई आपका वायरल हो चुका है। यह जो क्वेश्चन है समझिए 100% आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। सिर्फ फैमिली चेंज हो सकती है। क्रूसीफेरी के बजाय आपको कुकुरबिटेसी दे दिया, या फिर पोएसी दे देगा, या लेग्यूमिनेसी दे देगा। तो हर फैमिली पे अपना वीडियो आएगा, अपना क्लास चलेगा, डिस्कस होगा। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे अपने फैमिली की ओर, यानी कि जिस स्कूल को हम पढ़ेंगे, तो आज जिस फैमिली के बारे में हम चर्चा करेंगे वह फैमिली का नाम होगा क्रूसीफेरी। क्रूसीफेरी फैमिली को हम ब्रेसिकेसी के नाम से भी जानते हैं। क्रूसीफेरी फैमिली को हम ब्रेसिकेसी के नाम से भी जानते हैं। और अगर बात करें कि इस फैमिली से कौन से प्लांट्स बिलोंग करते हैं, जिनको हम जानते हैं, जिनको हमें स्टडी करना है अपने सिलेबस में, तो बेसिकली क्रूसीफेरी फैमिली से हमारे रेडिश भी आते हैं, शलजम भी आता है, उसके बाद हमारा सरसों, मस्टर्ड जिसको कहते हैं हम। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं क्रूसीफेरी की। अब देखिए, कुछ एकदम सेम प्रोसीजर आप अपनाइएगा एग्जाम में, सेम आप नोट्स भी बना लीजिए। इसके बाद अब हम बात करेंगे इसके सिस्टमेटिक पोजीशन की। क्रूसीफेरी फैमिली के सिस्टमेटिक पोजीशन की जब हम बात करेंगे, सिस्टमेटिक पोजीशन बोले तो वर्गीकृत स्थिति। वर्गीकृत स्थिति की अगर हम बात करें तो इसमें किंगडम मीन्स जगत होता है, यानी जो क्रूसीफेरी फैमिली है वह किस जगत का है। अब जगत की हम बात करें तो ऑल टाइप्स ऑफ प्लांट बिलोंग्स टू किंगडम इच प्लांटी। जितने भी पौधे हैं लगभग सारे के सारे हमारे पादप जगत से संबंधित होते हैं या संबंध रखते हैं। उसके बाद हम सब किंगडम की बात करें, उप जगत की बात करें तो फाइनेरोगेम्स है, फाइनेरोगेम्स। उसके बाद हम डिवीजन, इसके प्रभाग की बात करें तो डाइकोटिलेडन है। डाइकोटिलेडन का मतलब कि यह द्विबीजपत्री होता है। द्विबीजपत्री आप समझ सकते हैं। उसके बाद फैमिली की बात करें तो इसकी जो फैमिली है वह क्रूसीफेरी होती है। क्रूसीफेरी का ही दूसरा नाम ब्रेसिकेसी होता है। उसके बाद हम अगर मस्टर्ड के केस में पढ़ रहे हैं, सरसों के केस में पढ़ रहे हैं, तो जेनस जो होता है वह ब्रेसिका होता है। ब्रेसिका होता है। और इसकी जो स्पीसीज होती है वह आप स्पीसीज भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसलिए कहीं कहीं पे सरसों का बोटनिकल नेम जो देखने को मिलता है वह ब्रेसिका स्पीसीज मिलता है। इसलिए सरसों जो होता है ना, कई स्पीसीज के हैं, कई जातियां हैं, कई प्रजातियां उनकी पाई जाती हैं। जैसे ब्रेसिका कैपेस्टिस हो गया, ब्रेसिका जंसिया हो गया, ब्रेसिका रपा हो गया, तो इस तरीके से। अब इसके बाद हम बात करेंगे वितरण की। अगर हम वितरण की बात करें, डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, तो डिस्ट्रीब्यूशन में अगर हम बात करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन जो इसका है, यह पहली बात कि साथ ही हम भी डिस्कस कर ले कि जो सरसों है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है वह शीतोष्ण है। शीतोष्ण का मतलब होता है टेम्परेट। अब टेम्परेट आप समझ सकते हैं कि शीत और उष्ण, यानी यह ऐसे जोन में, ऐसे रीजन में इसको हम ग्रो करेंगे, इसकी खेती होती है जहाँ पे शीत और उष्ण, जहाँ पे ठंडी भी हो और गर्मी भी हो। उसके बाद बात करेंगे इसके वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन की। वर्ल्ड यानी विश्व में इसके वितरण की बात करें तो लगभग 3240 प्रजातियां इसकी पाई जाती हैं। और अपने इंडिया की अगर बात करें, तो लगभग 138 स्पीसीज जो है वह पाई जाती हैं। अपने इंडिया की बात करें तो 138 स्पीसीज पाई जाती हैं। और पूरे विश्व की बात करें अगर हम, तो लगभग 3240 स्पीसीज जो है वो पाई जाती हैं। इसके बाद हम जो चर्चा करेंगे, तीसरा जो हमारा पॉइंट होगा वह हैबिट पे होगा। हैबिट का मतलब होता है कि स्वभाव, कि प्लांट किस स्वभाव का है। हैबिट का मतलब होता है कि प्लांट किस स्वभाव का है, इस पौधे का स्वभाव क्या होता है। तो स्वभाव के केस में अगर हम बात करें
तो जो सरसों का पौधा होता है वो एनुअल होता है, एनुअल होता है यानी कि वार्षिक होता है, एनुअल यानी कि वार्षिक होता है। उसके बाद हम बात करेंगे फोर्थ नंबर पे रूट की, फोर्थ नंबर पे रूट की बात करेंगे, रूट यानी कि जड़। अब इसमें हम बात करेंगे कि जो सरसों होता है यानी कि जो क्रूसीफेरी फैमिली है उसके रूट कैसे होते हैं, क्रूसीफेरी जो फैमिली होती है उसके रूट कैसी होती है। तो रूट के केस में बात करें, जैसे आप इतना तो जानते हैं कि जो भी जड़ें होती हैं, कुछ जड़ें रूट जो होती हैं वो टैप रूट होती हैं, मूसला जड़ें होती हैं और अपस्थानिक जड़ें होती हैं। और उन जड़ों की कुछ सहायक जड़ें जिनको हम प्राथमिक जड़ें या द्वितीयक जड़ें भी बोलते हैं। तो आप सरसों के प्लांट को देखे होंगे कि जो सरसों का जो पौधा होता है, सरसों का जो पौधा होता है वह मूसला होता है। सरसों का जो पौधा होता है उसकी जो जड़ होती है वह मूसला जड़ होती है, साथ ही साथ शाखित होती है, शाखित होती है। अब जैसे कि इसके रूट को अगर आप देखे होंगे तो कुछ इसके रूट आपको इसी तरह देखने को मिलने वाले हैं, इस तरीके से। तो यहाँ पे इसके बाद प्लांट ऊपर ग्रो होता है। तो इस तरह की जो जड़ें होती हैं वह शाखित जड़ें होती हैं, यानी कुछ इसमें प्राथमिक जड़ें भी होती हैं, बाकी ये मूसला जड़ है। तो इसमें आप समझ सकते हैं कि जो इसकी जड़ें होती हैं वह भूमि में गहरी भी जाती हैं, सरसों की जड़ें ऑलरेडी बहुत गहराई तक जाती हैं, और इसकी जो जड़ें हैं मूसला जड़ होती है और शाखित होती है, साथ ही साथ यह मांसल भी होती है, यह मांसल भी होती है। आप देखे होंगे कि यह थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे मोटी होकर मांसल होती चली जाती है, यानी कि जो ब्रेसिका जो फैमिली है, जो ब्रेसिक ऐसी फैमिली है, इसके जो प्लांट्स होते हैं इनके रूट आपके मूसला मूसला जो रूट होती है, टैप रूट होती है, शाखित होते हैं और मांसल जड़ें भी होती हैं, और एक गहराई तक भी जाती हैं। टैप रूट है तो ऑलरेडी मस्ट है कि गहराई तक जाना ही जाना है, और स्थानिक जड़ें जो होती हैं वो गहराई तक नहीं जाती हैं। उसके बाद 5वें नंबर की अगर हम बात करें तो 5वें नंबर पे हमारा जो है लीफ है। 5वें नंबर पे अगर हम बात करें तो 5वें नंबर पे लीफ, जिसको हम पत्ती बोलते हैं, लीफ जिसको हम पत्ती बोलते हैं। अब हमारा जो क्रूसीफेरी फैमिली है, क्रूसीफेरी फैमिली में अगर हम पत्ती की बात करें, अगर हम पत्ती की बात करें तो इसकी जो पत्ती होती है वो कोलाइन होती है। अभी हम डिस्कस करेंगे कि कोलाइन क्या होता है, ठीक है। उसके बाद सिंपल पत्ती क्या होती है, इन पे हम चर्चा करेंगे। तो जो लीफ, जो इसकी लीफ होती है वो कोलाइन होती है और रेमल भी होती है। इसकी जो लीफ होती है वो कोलाइन होती है, कोलाइन और रेमल होती है। आप लोग इसको सही से लिख लीजिएगा, कोलाइन और रेमल होती है। अब कोलाइन का, अगर कोलाइन की हम बात करें, कोलाइन CULIN नहीं होता है, कोलाइन की अगर हम बात करें तो CAULIN कोलाइन होता है, और रेमल, कोलाइन और रेमल होता है। इसकी अगर पत्ती की संरचना की हम बात करें क्रूसीफेरी फैमिली में, तो जो इसकी पत्ती होती है कोलाइन और रेमल प्रकार की होती है। कोलाइन को अगर हम बात करें तो स्तंभिक होता है, कोलाइन की अगर हम बात करें तो कोलाइन का मतलब होता है स्तंभिक पत्तियां होती हैं, इसमें स्तंभिक होती हैं। उसके बाद अगर हम रेमल की बात करें, रेमल की बात करें तो शाखित होती हैं। अगर हम कॉलिन की बात करें यानी कि ए कोलाइन होती हैं, कोलाइन दैट मीन्स कि यह स्तंभिक होती हैं, और रेमल की अगर हम बात करें तो रेमल का मतलब शाखित होती हैं। अब इसको आप इस तरीके से समझ लें कि अगर आप देखे होंगे सरसों को, अगर मान लीजिए कि हम क्रूसीफेरी फैमिली को डिस्कस कर रहे हैं और इसमें हम सरसों का एग्जाम्पल ले रहे हैं, अगर आप कोलाइन की बात करें यानी कि स्तंभिक, इसकी पत्तियां कैसी होती हैं, स्तंभिक होती हैं। अब स्तंभिक कैसा होता है, आप जैसे सरसों का कोई एक प्लांट देखे होंगे इस तरीके से, सरसों के प्लांट जब देखे होंगे तो सरसों की जो पत्तियां होती हैं यहाँ से ऐसे, अगर सरसों की पत्ती है तो डायरेक्ट यहीं से निकली है ना। उसके बाद इस प्रकार की जो पत्ती जो डायरेक्ट स्तंभिक मतलब स्टेम से लगी होती है, तो डायरेक्ट स्तंभिक पत्तियां हैं। उसके बाद कुछ आप और उसके लीफ को देखे होंगे तो इस तरह से अगर उसका स्टेम है, स्टेम के बाद
यहाँ पे इस तरीके से संरचना कांटेनुमा संरचना बन के इस तरीके से उसकी लीफ अपीयर होती है। तो इस तरह की जो लीफ होती है वो रेमल है, और यहाँ पे जो डायरेक्ट स्टेम से लगी होती है वह स्तंभिक होती है। और जो डायरेक्ट स्टेम से निकलने के बाद जिनमें कुछ शाखाएं होती हैं रेमल, जिसको रेमल का मतलब ही शाखित होता है, शाखित। तो शाखित शाखित पत्तियां इस तरह की आपको देखने को मिलेंगी, और स्तंभिक पत्तियां डायरेक्ट जो पत्ती होती है वो डायरेक्ट तने से निकली होती है। अब पांचवा के बाद जो छठा हमारा हेडिंग होगा, अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे लीफ यानी कि पत्ती पे। पत्ती पे जैसे कि अभी हम आप लोगों को बताया कि जो क्रूसीफेरी फैमिली की जो लीफ होती है, जो पत्तियां होती हैं, वो कॉलिन होती हैं, यानी या तो आप इनको कह सकते हैं कोलाइन होती हैं। अब कोलाइन को हमने स्पष्ट किया, कोलाइन का मतलब कि स्तंभिक होती हैं। आप नोट्स में इसी तरह लिखेंगे कि स्तंभिक होती हैं, स्तंभिक होती हैं। रैमल यानी कि शाखित होती हैं। स्तंभिक को हमने एक्सप्लेन किया, स्तंभिक को हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके कि कैसी पत्तियों को हम स्तंभिक बोलते हैं। यानी आप ये समझ सकते हैं स्तंभिक का मतलब, अभी मैं डायग्राम के माध्यम से आपको समझाया, स्तंभिक का मतलब होता है कि जो सरसों में या फिर जो भी हमारे क्रूसीफेरी फैमिली है, क्रूसीफेरी फैमिली की जो भी लीव्स लगी होती हैं स्टेम पर, वो डायरेक्ट स्टेम से लगी होती हैं। तो जो पत्तियां डायरेक्ट तने से लगी होती हैं उनको हम स्तंभिक बोलते हैं। उसके बाद ऐसी पत्तियां जो तने के बाद या पत्तियों में ही शाखाएं निकली हों उनको हम शाखित पत्ती भी बोलते हैं। उसके बाद ये पत्तियां जो होती है अल्टरनेट होती हैं। अल्टरनेट का मतलब होता है कि एकांतर क्रम में होती हैं, एकांतर क्रम में लगी होती है। अब एकांतर क्रम को अगर आप समझें, जैसे सपोज दैट कि वी हैव स्टेम्स ऑफ क्रूसीफेरी फैमिली, तो जैसे एक पत्ती यहाँ पे हो गई, उसके बाद सेम इसके सामने पत्तियां नहीं होती बल्कि इस तरह से अगले, यानी कि जब इसका गैप होता है तो अल्टरनेट क्रम में पत्तियां जो होती हैं तने से लगी होती हैं। तो इस क्रम को हम अल्टरनेट क्रम बोलते हैं, एकांतर क्रम बोलते हैं। उसके बाद जो क्रूसीफेरी फैमिली की जो लीव्स होती है एक्स स्टिपुलेट होती है। अब एक्स स्टिपुलेट क्या होती हैं, जैसे मान के चलिए कि जो क्रूसीफेरी फैमिली जो होती हैं, जितनी भी क्रूसीफेरी फैमिली होती हैं, जैसे कि कोई भी जैसे प्लांट है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक प्लांट है, कोई भी जब प्लांट को आप देखे होंगे जहाँ से पत्ती निकलती है स्टेम से, वहाँ पे इस तरह के स्टिपुलेट पाए जाते हैं, कंटक पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्रूसीफेरी फैमिली के जितने भी प्लांट्स होते हैं इनकी पत्तियों में यहाँ पे जो स्टिपुलेट नहीं पाए जाते हैं, यानी कि कंटक नहीं पाए जाते, इसलिए क्रूसीफेरी फैमिली की जो पत्ती होती है एक्स स्टिपुलेट होती है। उसके बाद सिंपल की बात करें तो जो क्रूसीफेरी फैमिली की जो लीफ होती है वह सरल पत्ती होती है, सिंपल होती है, यानी इसकी बनावट कम्प्लेक्स टाइप की नहीं होती है, सरल पद होती है। इस स्टिपुलेट को हम अनुपर्णी बोलते हैं, अनुपर्णी बोलते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे, अब इसके बाद अगला जो हम बात करेंगे 6 नंबर में इनफ्लोरेसेंस। अब इनफ्लोरेसेंस क्या होता है, अगर हम इनफ्लोरेसेंस को समझें तो जो क्रूसीफेरी फैमिली का जो इनफ्लोरेसेंस होता है वह हमारा रेसिम टाइप का होता है। अब अगर आपको रेसिम समझना है कि रेसिम होता क्या है, तो आप इस तरह समझ सकते हैं, जैसे आप क्रूसीफेरी फैमिली में अगर आप सरसों को देखे होंगे तो सरसों में होता क्या है कि पहले जो इसके फ्लावर, जिधर से फ्लावर निकलते हैं, फ्लावर धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है, नीचे उसके पोट्स बनते चले जाते हैं। ठीक है, आप देखे होंगे क्रूसीफेरी फैमिली में सरसों कहीं आप अगर मस्टर्ड को देख लीजिए तो मस्टर्ड के केस में होता क्या है कि फ्लावर आ रहे हैं, बाकी नीचे से उसकी फली लगती चली जा रही है, ऊपर पुष्प भी रहेंगे और नीचे फली भी लगी रहती है। तो ऐसे केस में इनको इस टाइप्स का जिसमें फ्लावरिंग हो, इन्फ्लोरेसेंस हो, उसको हम रेसिम टाइप बोलते हैं। उसके बाद हमारा फ्लावर आता है। अगर आप फ्लावर की अगर बात कर रहे हैं कि फ्लावर कैसे होते हैं, तो यहाँ पे हमने लिखा EBR, EBR को बोलते हैं हम ई ब्रैक्टिएट बोलते हैं। उसके बाद जो इस तरह का सिंबल आपको दिखाई दे रहा है इसको हम एक्टिनोमार्फिक बोलते हैं, यानी कि त्रिज्या सममित बोलते हैं, और इस सिंबल को हम बाइसेक्सुअल या द्विलिंगी बोलते हैं या हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं। अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये जो EBR है, ई ब्रैक्ट का मतलब क्या होता है, त्रिज्या समित किसको कहते हैं और बाइसेक्सुअल किसको कहेंगे।
तो आप यहाँ पे इस चीज को समझ लें कि ई ब्रेक्ट क्या होता है। ई ब्रेक्ट का मतलब असहपत्री। अगर फ्लावर की बात आती है तो आप लिखेंगे कि यह असहपत्री होता है, असहपत्री होता है। उसके बाद यह त्रिज्या सममित होता है, उसके बाद यह द्विलिंगी होता है, द्विलिंगी होता है, बाइसेक्सुअल होते हैं या हर्माफ्रोडाइट होते हैं। यानी कि क्रूसीफेरी फैमिली के जो फ्लावर हैं दोस्तों, वह आपके असहपत्री होते हैं यानी कि ई ब्रैक्टिएट होते हैं। उसके बाद त्रिज्या सममित होता है, उसके बाद आप करें तो बाइसेक्सुअल होता है यानी कि द्विलिंगी इसके फ्लावर होते हैं। अब यहाँ पे अगर आपको इन टर्म को समझें तो ई ब्रैक्ट यानी असहपत्री, असहपत्री, सहपत्री यानी कि ऐसा फ्लावर जिसके साथ कोई पत्ती नहीं लगी होती है, ऐसा फ्लावर जिसके साथ कोई पत्ती नहीं लगी होती है, तो हम इसको ऐसे फ्लावर को ई ब्रैक्ट बोलते हैं, ई ब्रैक्टिएट बोलते हैं यानी कि असहपत्री बोलते हैं। उसके बाद त्रिज्या सममित, ये सिंबल त्रिज्या सममित का होता है, इसको हम एक्टिनोमार्फिक भी बोलते हैं, इसको हम एक्टिनोमार्फिक भी बोलते हैं, एक्टिनोमार्फिक बोलते हैं। अब त्रिज्या सममित, त्रिज्या सममित किसको कहते हैं कि त्रिज्या सममित का मतलब कि आप देखे होंगे कि जो सरसों का जो फ्लावर होता है कुछ इस तरीके से, इस तरीके से अगर सरसों का फ्लावर होगा तो ऐसे फ्लावर को जिसको आप अगर डिवाइड करें तो बराबर भागों में डिवाइड हो जाए। जैसे अब यहाँ पे अगर सरसों को डिवाइड करेंगे तो 2 बराबर भाग में डिवाइड हो जाएगा। अगर इसके बजाय अगर आप किसी भी इस एंगल से, अगर आप इस एंगल से डिवाइड करें तो भी यह बराबर भागों में डिवाइड होगा। अगर आप यहाँ से नहीं डिवाइड करेंगे, अगर मान लीजिए कि यहाँ से अगर आप डिवाइड कर दें तो भी बराबर भागों में डिवाइड होगा। तो ऐसे फ्लावर जिसको किसी भी एंगल से कट करने पर अगर बराबर भाग में डिवाइड हो जाता है तो उसको हम त्रिज्या सममित कहते हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो सरसों का फ्लावर इसी तरह उसकी पंखुड़ियाँ होती हैं, जो पंखुड़ियाँ मतलब कि ये जो पीला वाला भाग होता है इसी तरीके का होता है। तो अगर इस तरीके का आपको देखने को मिलता है, आप किसी भी सेक्शन से उसको कट करें और 2 बराबर भागों में डिवाइड हो जाए तो उसको हम एक्टिनोमार्फिक कहते हैं यानी कि त्रिज्या सममित फ्लावर कहते हैं, त्रिज्या सममित पुष्प होता है। उसके बाद हम बात करेंगे द्विलिंगी की। क्रूसीफेरी फैमिली का जो फ्लावर होता है वह द्विलिंगी होता है यानी कि बाइसेक्सुअल होता है। अब द्विलिंगी यानी कि बाइसेक्सुअल होता क्या है आप इसको समझ लें। यानी कि जब क्रूसीफेरी फैमिली का जो फ्लावर होता है, बाइसेक्सुअल का मतलब कि जहाँ पे दोनों सेक्स ऑर्गन्स मौजूद हों। अब यानी कि इसमें हमारे मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स मौजूद होते हैं, उनको हम द्विलिंगी बोलते हैं। अब मेल और फीमेल को आप यहाँ पे थोड़ा सा इसको टर्म को समझ लीजिए। जैसे अब द्विलिंगी किसको कहेंगे कि अब सपोज दैट कि कोई फ्लावर होता है, अब कोई एक फ्लावर है, अब फ्लावर में मेल फीमेल दोनों पार्ट्स मौजूद हैं, तो उनको हम द्विलिंगी बोलेंगे, बाइसेक्सुअल बोलेंगे या हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं। अब इस केस में होता क्या है, जैसे मान के चलिए कि मेल और फीमेल पार्ट्स, अगर मेल पार्ट्स की बात करें हम, मेल पार्ट्स, तो उसको हम स्टेमेन बोलते हैं, उसको हम स्टेमेन्स बोलते हैं यानी कि पुंकेसर बोलते हैं, पुंकेसर बोलते हैं। अब आपको कहीं पे सुनने को मिलता होगा कि पुंकेसर के बजाय पुमंग होता है, तो पुमंग क्या होता है, तो देखो स्टेमेन्स का जो ग्रुप होता है, ग्रुप यानी स्टेमेन्स यानी पुंकेसर का समूह ही ना पुमंग कहलाता है, पुंकेसर का समूह ही पुमंग कहलाता है। उसके बाद पुंकेसर के बजाय स्त्री केसर होता है, तो स्त्री केसर क्या होता है, तो स्टेमेन जो है ना वह मेल पार्ट है, और उसके बाद स्टिग्मा, स्टिग्मा जो है वह फीमेल पार्ट होती है, फीमेल पार्ट। स्टिग्मा मीन्स होता है स्त्री केसर, स्टिग्मा को हम स्त्री केसर बोलते हैं। और इसी स्त्री केसर के साथ हमारे आप ये मान के चलिए कि स्त्री केसर के साथ आपके जो ओवरी होती है, ओवरी और इसके स्टाइल को मिला करके, सबको हम मिला करके कंबाइंड रूप में फिर पूरे फीमेल पार्ट्स को हम गाइनोसियम बोलते हैं, गाइनोसियम यानी कि पुमंग सॉरी जायंग बोलते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप इस चीज़ को समझ लिए कि फ्लावर, अगर फ्लावर लिखने के लिए तो अब जो पॉइंट हम नोट कर रहे हैं ये आप बाकायदे लिखिए। इसमें आपको अगर फ्लावर के पॉइंट डाल लिए, फ्लावर के डालने के बाद अभी लिखिए कि EBR और ये एक्टिनोमार्फिक
और ये द्विलिंगी। अब इसमें आप ये लिख सकते हैं अपने, अभी तो हम तो शॉर्ट में लिखे, आप लिखने की भाषा में लिख सकते हैं कि जो क्रूसीफेरी फैमिली के फ्लावर हेडिंग डालिए 7 नंबर में, और इसमें आप लिखिए बाकायदे कि इसके फ्लावर, एक लाइन में लिखिए कि इसके फ्लावर असहपत्री होते हैं और यह त्रिज्या सममित होता है। अब त्रिज्या सममित टर्म क्या है इसको आप समझ लिए। उसके बाद आप इसमें लिखेंगे कि यह फ्लावर द्विलिंगी होते हैं, और द्विलिंगी अर्थात इस पुष्प में मेल और फीमेल, नर और मादा दोनों भाग मौजूद होते हैं। उसके बाद अब हम बात करेंगे कैलिक्स की। कैलिक्स, कैलिक्स जिसको हम बाह्य दल पुंज कहते हैं, इनके हम यूनिट को, जैसे आप समझिए कि कोई कैलिक्स, अब जो सरसों है, अब सरसों को देखे होंगे, इसमें जो हरा वाला भाग कुछ इस हरे वाले भाग की संरचना जो इसके नीचे लगी होती है, अब उसको जब देखे होंगे तो वहाँ पे होता क्या है कि बाह्य दल पुंज उनको एक एक अलग अलग कर सकते हो। जो हरे वाले भाग को, जो पंखुड़ियों को सहारा दिए रहता है, जो पंखुड़ियों को बांध के रखता है, और उनको अलग अलग चाहे तो हम कर सकते हैं। तो उसमें होता क्या है कि उनकी एक अलग पंखुड़ी की अगर बात करें, कैलिक्स के अलग एक अलग भाग की बात करें, तो उसको हम सेपल बोलते हैं, और सेपल का जो ग्रुप होता है उसी को हम कैलिक्स बोलते हैं। तो कैलिक्स और सेपल बोथ आर इक्वल, बट डिफरेंस क्या है उनके ग्रुपिंग की, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज को आप समझें, कैलिक्स होता कैसा है। पहली बात तो जो कैलिक्स होता है, बाह्य दल पुंज जो होता है क्रूसीफेरी फैमिली में, वह ग्रीन कलर का होता है, साथ ही साथ 2 चक्रों में होता है, और यह फ्री होते हैं। फ्री मतलब स्वतंत्र होते हैं। स्वतंत्र होने को हम, इस टर्म को हम पॉलीपिटलस बोलते हैं, दैट मीन्स हिंदी में हम पृथक दली कहते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसकी संरचना को आप इस तरह देख सकते हैं कि इसकी जो संरचना होती है कुछ इसी तरीके से होती है। इस तरीके से इनकी संख्या जो होती है 4 की होती है। इनकी जो संख्या होती है कैलिक्स की संख्या 4 की होती है। 4 होती है, 2 अलग अलग चक्रों में 4 होती है, यानी कि 2+2 इनकी संख्या होती है। कैलिक्स की संख्या 4 होती है, 2+2 के ग्रुप में रहते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे, कैलिक्स के बाद बात करते हैं करोला की, कि इसमें जो करोला कैसे होते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे अगला, जो हमारा 9 नंबर का, जो 9वां हमारा है टॉपिक हेडिंग होगा, वह करोला को होगा। करोला जिसको हम दल पुंज कहते हैं, और इसकी एक इकाई को हम पेटल भी कहते हैं। पेटल, पेटल यानी कि दल होता है। पेटल दैट मीन्स कि हम दल बोलते हैं। अब इसमें जो करोला की संख्या होती है इस फैमिली में, वो संख्या हमारी भाइयों 4 होती है, और यह पीले कलर के होंगे। हम किसमें, क्रूसीफेरी के मस्टर्ड की बात कर रहे हैं। येलो कलर के मस्टर्ड में होते हैं, पीले कलर के होंगे, और यह फ्री होंगे। फ्री होने के साथ साथ यह पृथक दली होते हैं, यानी कि पृथक दली को हम पॉलीपिटेलस कहते हैं। इतनी बात आपको स्पष्ट हो गई। अब आपको अगर ये समझ में नहीं आया होगा कि कैलिक्स यानी सॉरी जो पेटल होता है यानी कि कोरोला होता है वह कौन, यानी कि ये कलरफुल वाले जो भाग होते हैं, जो रंग वाले भाग होते हैं, जो हमें रंगीन दिखते हैं, वही भाग हमारे कोरोला कहलाते हैं, यानी कि पेटल कहलाते हैं। अब कभी भी बात आती है कि भाई ये रंगीन क्यों होते हैं, ऐसी चीजें आपको देखने को मिलती हैं, तो सिंपल सी बात है कि देखिए ये चीजें जो होती है ना, पॉलिनेशन की प्रक्रिया इनमें होती है। अब जब पॉलिनेशन होती है तो पॉलिनेशन का एक प्रोसीजर होता है, या तो क्रॉस पॉलिनेशन होगा। जब क्रॉस पॉलिनेशन होता होगा तो किसी वेक्टर की जरूरत होगी, और वेक्टर तभी आएगा जब थोड़ा सा सामने वाला व्यक्ति अट्रैक्टिव लगेगा, है ना। तो इस वजह से वो थोड़े से रंगीन मिजाज के होते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे 10th नंबर के एंड्रोसियम की। एंड्रोसियम मतलब पुमंग होता है, और पुमंग को हम फ्लावर का मेल पार्ट कहते हैं। अब कभी आप पूछेंगे कि नहीं भाई हम स्टेमेंस यानी पुंकेसर को फ्लावर का मेल पार्ट बोलते हैं, आप अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। स्टेमेंस को ग्रुप यानी कंबाइंड रूप में ही हम पुमंग कहते हैं। पुमंग जो होता है पुष्प का नर भाग होता है, और इसकी जो संख्या होती है वो अच्छा होती है। लेकिन यहाँ पे 2+4 हमने इसलिए लिखा कि 2 छोटे होते हैं, 4 बड़े होते हैं। इनमें जो पुमंग होते हैं 2 छोटे 4 बड़े होते हैं, यानी कि इस तरीके से होंगे।
इस तरीके के इसमें दिखेंगे। ठीक है, 2 छोटे और 4 बड़े पुमंग होते हैं और इनके क्रम को चतुर्दीर्घी कहते हैं या टेट्राडाइनेमस कहते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे जायांग की कि जायांग क्या होता है। जब जायांग की हम बात करें, जायांग यानी कि ओवरी से संबंधित है फ्लावर का फीमेल पार्ट को हम जायांग कहते हैं। अब जायांग हमारा कुछ मान के चलिए कि इस तरह से होता है और इस जायांग में हमारे 2 लोब्स होते हैं, 2 लोब्स होते हैं और दोनों तरफ हमारे अंडक होते हैं। क्या होते हैं? अंडक होते हैं। तो इसमें हम कहेंगे कि जायांग जो हमारा होता है द्विअंडपीय होता है। जायांग हमारा क्या होता है? द्विअंडपीय होता है। जायांग हमारा द्विअंडपीय होता है यानी कि बाइकार्पेलरी होता है। जायांग को हम स्त्री केसर कहते हैं, जायांग को हम स्त्री केसर भी कहते हैं, यानी कि यह मादा भाग होती है फ्लावर का, स्त्री केसर होता है। ठीक, उसके बाद इसमें 2 कोष्ठक होते हैं। जायांग की अगर बात करें तो जायांग में 2 कोष्ठक होते हैं यानी 2 लोब्स होते हैं और 2 लोब्स के विपरीत, एक दूसरे के विपरीत दोनों कोष्ठकों के आधारी भाग पे, जैसे अब 2 कोष्ठक हैं, इसका आधारी भाग इधर है, एक आधारी भाग इधर है, तो दोनों कोष्ठक के आधारी भाग पे एक दूसरे के विपरीत अंडक होते हैं, एक दूसरे के विपरीत अंडक होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब समझिए कि अब जो हमारा इस जायांग है, जायांग 2 लोब में बटा है यानी कि द्विअंडपीय होता है। क्लियर है। उसके बाद द्विअंडपीय होता है, दोनों द्विअंडपीय यानी दोनों बेस के आधारी भाग पे अंडक होते हैं, आधारी भाग पे अंडक होते हैं। द्विअंडपीय को हम बाइकार्पेलरी भी बोलते हैं। उसके बाद जो हमारा जायांग है वह सुपीरियर होता है, सुपीरियर ओवरी होता है। अब सुपीरियर ओवरी क्या होता है? जब कभी ओवरी के ऊपर भाग से स्टेमेंस या स्टिग्मा जब ऊपर भाग से निकले, ऊपरी सिरे पर उपस्थित हो, तो उनको हम सुपीरियर ओवरी कहते हैं, सुपीरियर ओवरी कहते हैं। यानी आप एक मान के चलिए कि अगर कोई फ्लावर है, फ्लावर में कैलिक्स के ऊपर से, कैलिक्स के ऊपर हमारे ओवरी हो और आपका एंड्रोथियम हो, स्टेमेंस जो होंगे वो सभी अगर ऊपर से डिवाइड हो रहे हैं, ऊपर से निकल रहे हैं, ऊपर से बन रहे हैं, तो इस प्रकार की ओवरी हमारी सुपीरियर ओवरी होती है, यानी कि ऊर्ध्ववर्ती ओवरी कहलाती है। गाइनोसियम यानी इसमें आप समझ चुके हैं कि गाइनोसियम को हम स्त्री केसर कहते हैं। स्त्री केसर किसी भी फ्लावर का फीमेल पार्ट होता है। गाइनोसियम हमारा द्विअंडपीय होता है, द्विकोष्ठक भी होते हैं, 2 लोब्स में डिवाइड होता है। आप पहले जो हमारा गाइनोसियम होता है वह एक कोष्ठीय होता है। धीरे धीरे प्रोसेस डेवलपमेंट का जब प्रोसेस होता है तो यह द्विअंडक यानी कि 2 अंडक में डिवाइड हो जाता है। दोनों अंडक के आधारी सिरे पर दोनों साइड एक दूसरे के विपरीत अंडक होते हैं, अंडक होते हैं, अंडक होते हैं। अब उसके बाद हम बात करेंगे फ्रूट की। फ्रूट टाइप्स जो होता है क्रूसीफेरी फैमिली में वो हमारा सिलिकुआ होता है। अब सिलिकुआ होता है, सिलिकुआ के बाद अब हम बात करेंगे फ्लोरल फार्मूला की। तो आप एक चीज को समझ सकेंगे कि फ्लोरल फार्मूला का मतलब क्या, कि जितनी चीजें हम उपरोक्त में पढ़े हैं, ऊपर जितने चीज को पढ़े हैं उन्हीं को हम एक फार्मूला में रखते हैं, वही चीज को एक संकेत के रूप में रख दें, फ्लोरल फार्मूला हमारा तैयार हो जाता है। तब आप बताएं कि सबसे पहले आप क्या जाने, कोई फ्लावर है, कोई फ्लावर सबसे पहले आप जाने कि वह इब्रेक्ट होता है यानी कि असहपत्री होता है। उसके बाद आप जान पाए कि जो फ्लावर होते हैं क्रूसीफेरी फैमिली के वह त्रिज्या सममित होते हैं, यानी किसी भी एंगल से उसको हम अलग अलग 2 बराबर भागों में डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद ये जो सिंबल होता है द्विलिंगी का यानी बाइसेक्सुअल का होता है। आप देख पाएंगे, अब हमने आपको बताया कि इसमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट जो होते हैं मौजूद होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो के जो सिंबल है वो कैलिक्स का है। देखिए अब आप पूछेंगे भाई के जो है कैलिक्स को क्यों रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए सी और कैरोला और कैलिक्स दोनों बोथ आर सेम, बट इसीलिए थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट करने के यहाँ पे कैलिक्स, कैलिक्स को हमने बताया था कि 2 + 2 4 होते हैं, अलग अलग होते हैं। उसके बाद यहाँ पे करोला, करोला जो होता है 4 की संख्या में होती है,
वहाँ पे एंड्रोसियम, एंड्रोसियम में हमने बताया कि एंड्रोसियम की संख्या 6 होती है, 2 छोटे और 4 बड़े एंड्रोसियम होते हैं। जी से गाइनोसियम होता है। गाइनोसियम में हमने बताया कि जो गाइनोसियम यानी कि जो ओवरी होती है उसकी संख्या 2 होती है और संयुक्त होते हैं, और नीचे जो यहाँ पे एक बार का चिन्ह जो लगता है इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं कि ओवरी सुपीरियर है। इतनी बात आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब फ्लोरल फार्मूला के बाद मेन जो आखिरी पड़ाव जो होता है वह फ्लोरल फार्मूला के अलावा फ्लोरल स्ट्रक्चर यानी फ्लोरल डायग्राम को बनाना होता है। कि अब यहाँ पे डायग्राम बनाने के लिए आप जो फ्लोरल फार्मूला लिखे हैं उसी के आधार पे आप डायग्राम को ड्रा कर सकते हैं। अगर आप समझना चाहें यहाँ पे तो देखिए फ्लोरल फार्मूला क्या है, EBR दैट मीन्स इब्रेक्टिएट, एक्टिनोमार्फिक, बाइसेक्सुअल, कैलिक्स हमारा 2+2 है, और जो कैरोला है हमारा 4 है, एंड्रोसियम 2+4 किस में है, और गाइनोसियम जो हमारा ओवरी है वह 2 है, संयुक्त और सुपीरियर होती है। उसके बाद हम अब यहाँ से आप बनाना फ्लोरल डायग्राम जो होता है यहाँ से बनाना, गाइनोसियम से बनाना स्टार्ट कीजिए। यहाँ पे एक पोर्शन बन गया आपका। अब आप ये समझ सकते हैं कि गाइनोसियम जो हमारा है द्विअंगपी है, हमने 2 कोष्टक बना दिए, 2 लोब भी बना दिए, ठीक है। ये हमारा बन गया गाइनोसियम। उसके बाद हमारे पास क्या है, एंड्रोसियम है। एंड्रोसियम कितने हैं, 2+4 है। एंड्रोसियम कितने हैं, 2+4 यानी 6 एंड्रोसियम बनने हैं। तो एक यहाँ पे हम आप लोग को बस एक बना के दिखा दे रहे हैं। अगर यहाँ पे फ्लोरल फार्मूला की सहायता से आप फ्लोरल डायग्राम भी ड्रा कर सकते हैं। अब हमारे कितने एंड्रोसियम कितने हैं, 4 एंड्रोसियम है, 4 बड़े हैं 2 छोटे, यानी कि टोटल 6 हैं। आप यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ड्रा कर लीजिए। अब बड़ा छोटा अपने हिसाब से बना लीजिएगा। यहाँ पे 4 हमारे एंड्रोसियम की पोजीशन फिक्स हो गई और 2 हमारे यहाँ पे एंड्रोसियम की हमने पोजीशन फिक्स कर दी। अब इसके बाद क्या बचा, हमारे यानी गाइनोसियम फिक्स हो गए, एंड्रोसियम भी हमारे फिक्स हो गए। अब इसके बाद हमारा बचा क्या, करोला। करोला की संख्या कितनी होती है, करोला की संख्या 4 होती है। अब आप एक स्ट्रक्चर इस तरीके से ड्रा कर सकते हैं, 4 होती है तो आप 4 इस तरीके से आप डिवाइड कर लें, 4 होती है यहाँ पे। चार होती है। आप इनको इस तरीके से ऐसे मिला लें। इनको हम आपस में मिला नहीं रहे क्योंकि ये फ्री होते हैं, पृथक दली होते हैं, इसलिए आपस में मिला नहीं सकते हैं। उसके बाद हमारा क्या हो गया, हमारा गाइनोसियम को हमने यहाँ पे बना लिया, ये हमारे एंड्रोसियम हो गए, ये हमारा करोला हो गया। करोला के बाद हमारे कैलिक्स आते हैं। कैलिक्स की संख्या हमारी 4 होती है, कैलिक्स की संख्या 4 होती है, और वो कैलिक्स भी हमारे पृथक दली होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो अब इनको हम 4 मार्क्स कर लीजिए आप यहाँ पे इस तरीके से, इस तरीके से। तो आप इनको यहाँ पे आप इनको ऐसे मिला दें इस क्रम में, ऐसे। अब आपका फ्लोरल डायग्राम बन के बिल्कुल तैयार हो चुका है। और यहाँ पे जो भी हमारा प्लांट है, आप ये भी चीज इसको एक्टिनोमार्फिक इसको बोलते हैं, त्रिज्या समित। तो आप इसका यहाँ पे सिंबल बना सकते हैं, जिसको मदर एक्सिस भी कहीं कहीं किताब में रिप्रेजेंट किया होता रहता है। तो आज की वीडियो में बस इतना है, बने रहिए अगले वीडियो के साथ।